In this video, we will discuss main features of an underdeveloped economy. World Bank, in its World Development Report 2019, classified economies as जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक हर साल एक रिपोर्ट बनाता है दैट इज़ नोन एज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. दिस रिपोर्ट इज़ अवेलेबल इन PDF फॉर्मेट ऑन इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन डाउनलोड. एवरी ईयर वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट बनाता है. एज पर दिस रिपोर्ट 19, वर्ल्ड बैंक ने जो कंट्रीज़ हैं सारी वर्ल्ड की, उनको क्लासीफाई किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा इनकम इनटू 4 कैटेगरीज. कंट्रीज विद पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम 995 and less US dollars, that is known as low income countries, low income economies. जिन कंट्रीज़ की इनकम $995 या उससे कम है, उन कंट्रीज़ को कहते हैं लो इनकम इकोनॉमीज़. एंड नेक्स्ट 996 to 3895 US dollars. तो ये एक साल की इनकम है पर कैपिटा. जिन कंट्रीज़ की इनकम 996 से लेकर 3895 US डॉलर तक है, दोज कंट्रीज़ आर नोन एज लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़. जिन कंट्रीज़ की इनकम 3896 से लेकर 12054 के बीच में है, दे आर नोन एज अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज़. और जो इसके ऊपर हैं 12055, they are known as high income economies. तो बेसिकली these are 4 categories, और ये 3 अगर हम कहें, लो, मिडल एंड हाई. मिडल is divided into 2 parts, lower middle and upper middle. This is the classification of countries, economies as per World Bank. Now what is the underdevelopment? This is the definition of underdevelopment by MP Todaro. Michael Paul Todaro is an American economist. According to Todaro, underdeveloped economy is that economy, underdeveloped economy हम उस economy को बोलते हैं in which there are, जिसमें low level of living, लोगों का जो रहने का लेवल है वो कम है. एब्सोल्यूट पावर्टी बहुत ज़्यादा है. लो पर कैपिटा इनकम, लोगों की पर कैपिटा इनकम कम है. लो कंजम्पशन लेवल, लोगों की जो बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स है वो छोटी है, कम गुड्स हैं उसमें. पुअर हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ फैसिलिटी लोगों के पास कम है. हाई डेथ रेट बहुत ज़्यादा है. हाई बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है. एंड डिपेंडेंस ऑन फॉरेन इकोनॉमीज़, और दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर वो डिपेंड हैं. तो ये जो फीचर्स हैं जिस कंट्री में हैं, दैट कंट्री इज़ नोन एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू माइकल टोडेरो. नाउ मेन फीचर्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी. First feature is low per capita income. Per capita income, as we defined in the first video, that is national income divided by total population of the country. According to Kurihara, Kenneth K. Kurihara, he was distinguished professor of economic theory at the State University of New York, USA. According to Kurihara, low per capita income is the chief feature
ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। इन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम का कम होना ये उनकी मेन फीचर है, चीफ फीचर, मेन फीचर है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी जो क्लासिफिकेशन दी है, दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो इन कंट्रीज़ में पर कैपिटा इनकम कम है। अगर हम जैसे ये देखें इथोपिया, इसकी जो पर कैपिटा इनकम है इन यूएस डॉलर परचेजिंग पावर पैरिटी इन 2015, इट इज़ 1620 यूएस डॉलर। बांग्लादेश 3560 यूएस डॉलर्स, पाकिस्तान 5320 यूएस डॉलर्स, इंडिया 6030 यूएस डॉलर्स, चाइना 14,320 यूएस डॉलर्स, जापान की इनकम ज़्यादा है, जर्मनी की इनकम ज़्यादा है, यूके की इनकम ज़्यादा है, यूएसए की इनकम ज़्यादा है और स्विट्ज़रलैंड की इनकम ज़्यादा है। तो अगर हम हाई पर कैपिटा इनकम एंड लो पर कैपिटा इनकम कंट्री को कंपेयर करें, यू कैन सी दिस इज़ मोर देन 60 टाइम्स इन स्विट्ज़रलैंड देन इथोपिया। तो स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं इथोपियंस के कंपैरेटिव 60 से भी ज़्यादा टाइम्स रिच हैं। और ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत रिच हैं, ये कंट्रीज़ डेवलपिंग हैं और ये कंट्री बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। It implies that most of the people living in developed countries, तो डेवलप कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, डेवलप कंट्री मीन्स दीज इकोनॉमीज जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, इन कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, दे हैव हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके पास जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हाई है, उनका रहना सहना काफ़ी अच्छा है, एंड एन्जॉय बेटर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो उनकी जो ह्यूमन लाइफ है, लिविंग स्टाइल है, ह्यूमन लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बेटर है। ऑन द अदर हैंड जो पुअर कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज डू नॉट हैव इनफ इवन फॉर सबसिस्टेंस। मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में लोगों के पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, डू नॉट हैव इनफ, ज़्यादा कुछ नहीं है, इवन सबसिस्टेंस के लिए भी नहीं है। सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि मिनिमम ज़रूरत जो हमें अपनी डेली लाइफ में चाहिए, सपोज खाना, कपड़ा, मकान, अगर हम खाने की भी बात करें तो डेली उनके पास उतना भी नहीं है जितना चाहिए, इवन फॉर सबसिस्टेंस के लिए भी नहीं है। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्री। तो इस फीचर को समझाने के लिए डेवलप कंट्री को साथ में रखा हुआ है कि इन कंपैरिजन टू डेवलप कंट्री, जो अंडर डेवलप कंट्री है उसमें लोगों का जो रहना सहना है, खाना पीना है, वो बहुत ज़्यादा कम है। दिस वॉज द फर्स्ट फीचर। The second feature is economic inequalities, asmanta, inequality. In these countries, large percentage of national income is pocketed by a small segment of society, while a large segment of the society gets barely enough to survive. Means, in countries में ये जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती हैं, इनमें जो ज़्यादा नेशनल इनकम का पोर्शन है, लार्ज पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम, वो बहुत ही थोड़े लोगों के पास है। मतलब जो रिच लोग हैं उनके पास, वो रिच लोगों की परसेंटेज जो है उनके पास कंट्री की बहुत ज़्यादा इनकम है। जैसे इंडिया में टॉप 10% लोग हैं, उनके पास अराउंड 30% इंडिया की इनकम है, 1/3। और जो लार्ज सेगमेंट पुअर है,
उनके पास रहने के लिए भी सारा कुछ नहीं है, जो ज़रूरी है मिनिमम वो भी नहीं है, बेयरली, बहुत नहीं है, इनफ टू सर्वाइव। जिंदा रहने के लिए भी उनके पास कोई बहुत ज़्यादा सहूलतें नहीं हैं इन केस ऑफ अंडर डेवलप्ड segment of the society. According to Todaro, the gap between rich and poor is generally greater in less developed nations than in developed nations. जो less developed nations हैं उनमें जो रिच एंड पुअर का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब एक साइड रिच लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, दूसरी साइड उसी कंट्री में जो पुअर लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। तो रिच एंड पुअर का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू डेवलप्ड नेशंस। रिच पुअर का गैप डेवलप्ड नेशंस में भी है, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना अंडर डेवलप्ड नेशंस में है। अब ये जो रिच पुअर का गैप है दैट इज़ नोन एज इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को मेज़र करने के लिए एक कोफिशिएंट है दैट इज़ नोन एज गिनी कोफिशिएंट। दिस इज द गिनी इंडेक्स और गिनी कोफिशिएंट। दिस इज अ मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अक्रॉस द पॉपुलेशन। ये जो गिनी कोफिशिएंट है ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि कंट्री में जो इनकम है वो इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, क्या वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है या अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच में। कंट्री की टोटल इनकम लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। दिस वाज डेवलप्ड बाय द इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोरेडो गिनी इन 1912। जैसे हम यहाँ देखें, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हैती, कोलंबिया, कीनिया, इंडिया, इनमें जो गिनी कोफिशिएंट है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे 60, 53, 48, 35। और जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस में गिनी कोफिशिएंट कम है, जैसे 34, 32 यूके जापान में है। तो गिनी कोफिशिएंट इज़ एक्सट्रीमली हाई इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में गिनी कोफिशिएंट हाई है, 60 तक भी जा रहा है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में गिनी कोफिशिएंट लो है। तो गिनी कोफिशिएंट अगर हाई है इट मीन्स इनइक्वालिटी इज़ हाई। तो इन कंट्रीज़ में जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा है इन कंट्रीज़ के कंपैरेटिव। दिस इज़ द सेकंड फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। Third feature, low level of living, because per capita income is low and stagnant. अब इन कंट्रीज में लोगों का जो रहने सहने का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। क्यों? क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम लो है। दूसरा, जो पर कैपिटा इनकम है वो स्टैगनेंट है। स्टैगनेंट मीन्स ज़्यादा बढ़ नहीं रही, कम ही है, बहुत टाइम से कम ही चल रही है। अगर बढ़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा कम बढ़ रही है। इस वजह से लोगों के पास पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से वो जो लाइफ के कंफर्ट्स हैं वो नहीं ले पाते। तो उनकी जो लाइफ है, लिविंग है, बहुत ज़्यादा लो लेवल की है। अकॉर्डिंग टू केर्नक्रॉस, Alexander Cairncross was a British economist. According to Cairncross, underdeveloped countries are the slums of the world. You can say कि underdeveloped countries जो हैं वो एक तरह से ग्लोब के, वर्ल्ड के, पृथ्वी के एक स्लम एरियाज़ की तरह हैं। क्योंकि जैसे स्लम एरियाज़ में लोग रहते हैं विद
poor conditions, poor health conditions, लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो ऐसे अंडर डेवलप कंट्री है केयर्न क्रॉस के अकॉर्डिंग। नॉट ओनली पर कैपिटा इनकम, सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही नहीं, अंडर डेवलप कंट्रीज आर फार बिहाइंड दैन डेवलप कंट्रीज इन अदर कंडीशंस आल्सो। तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं वो डेवलप कंट्री से सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेस पे ही नहीं और कंडीशंस के बेस पे भी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन कंट्रीज़ में बहुत पुअर है, हाउसिंग कंडीशंस इन कंट्रीज़ में बहुत पुअर है, लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग इन कंट्रीज़ में बहुत कम हैं, एजुकेशन की क्वालिटी इन कंट्रीज़ में बहुत लो है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है, टेक्निकल नहीं है। अब अगर हम इफ़ वी कंपेयर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ विद डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ सम इंडिकेटर्स ऑफ लो लेवल ऑफ लिविंग, फॉर एग्जांपल पर कैपिटा डेली कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज, जितना भी हम फूड खाते हैं डेली उसमें हमने कितनी कैलोरीज ली, अगर हम एवरेज लगाएं कंट्री की, इंडिया में जो हम फूड खाते हैं, लोग फूड खाते हैं, इट गिव्स 2400 कैलोरीज, कीनिया में 2100 कैलोरीज, बांग्लादेश में 2000 कैलोरीज। और इसके कंपैरेटिव अगर हम डेवलप कंट्रीज़ में देखें, यूएसए में 3600 कैलोरीज, फ्रांस में 3500 कैलोरीज, यूके में 3200 कैलोरीज। तो अंडर डेवलप कंट्री में जो लोग फूड खा रहे हैं, इट गिव्स अराउंड 2000 कैलोरीज। इन डेवलप कंट्रीज जो लोग फूड खा रहे हैं, इट गिव्स मोर देन 3000 कैलोरीज। सिमिलरली इफ वी चेक द पर कैपिटा डेली कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन, तो जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें प्रोटीन कितना है, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इट इज़ 55 ग्राम एंड इन यूएसए इट इज़ डबल 110 ग्राम। और अगर हम फैट देखें कि हमारे फूड में फ़ैट कितनी है, इन इंडिया इट इज़ 38 ग्राम और इन यूएसए इट इज़ 154 ग्राम। अब ये कंट्री की एवरेज है, पूरी कंट्री की। ऐसे तो इंडिया में भी बहुत लोग हैं जो रिच लोग हैं, जो बैलेंस डाइट लेते हैं, जो बढ़िया कैलोरी, प्रोटीन, फैट कंज्यूम करते हैं, बट दिस इज़ द एवरेज ऑफ होल कंट्री। तो अगर हम होल कंट्री की एवरेज को कंपेयर करें, दिस इज़ मैक्रो इंडिकेटर। तो फैट इंडियंस के फूड में 38 ग्राम है और यूएसए में 154 ग्राम है। एंड इन केस ऑफ शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, इन इंडिया इट इज़ 8 ग्राम, इन यूएसए इट इज़ नियर अबाउट 5 टाइम्स 39 ग्राम। एंड अगर हम ये देखें कि 1000 पॉपुलेशन के हिसाब से डॉक्टर कितने हैं, मतलब 1000 लोगों को देखने के लिए अपनी कंट्री में कितने डॉक्टर हैं, सारी पॉपुलेशन का अगर हम 1000 के हिसाब से चेक करें नंबर ऑफ डॉक्टर्स, तो इंडिया में ये 0.7 है, अराउंड 1, चाइना में 1.2 है, अराउंड 2, जबकि हम यूके में देखें इट इज़ अराउंड 3, जर्मनी में अराउंड 4, स्विट्ज़रलैंड में 4। तो 1000 लोगों को देखने के लिए हमारे पास एक डॉक्टर भी नहीं है, जबकि जर्मनी में, स्विट्ज़रलैंड में 4 हैं और यूके में अराउंड 3 हैं। एंड इफ वी चेक लिटरेसी लेवल, एवरेज इंडियन इन इंडिया, लिटरेसी लेवल इज़ 34% इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इसमें हमने क्या किया, इसमें हम किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहे, जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन सब की एवरेज। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ दिस इज़ 93% लोग पढ़े लिखे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो इससे पहले वीडियो में आया, HDI, इट इज़ डेवलप्ड बाय UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो बनाते हैं और हर साल बनाते हैं। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका जो HDI है इट इज़ लेस देन 0.5 एंड जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका जो HDI है इट इज़ मोर देन 0.8। HDI 0 to 1 के बीच में होता है।
तो इनका जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो काफ़ी हाई है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लो है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स is prepared on the basis of 3 features: income level, education level, and expected life. Clothing and housing conditions. In case of underdeveloped countries, clothing is very poor, miserable. लोगों के पास मिनिमम वस्त्र ही हैं, मिनिमम कपड़े ही हैं, वो भी फटे पुराने हैं, एवरेज. But in case of developed countries, they have best clothing. हेल्थ अगर हम देखें तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में लोग मॉल न्यूट्रिशन है, डिजीज़ हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनको सही पोषण खाना नहीं मिल रहा, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनकी बैलेंस डाइट होने से उनको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है, गुड हेल्थ है. दिस इज़ इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, कितने बच्चे फर्स्ट अपने बर्थडे से पहले मर जाते हैं. इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इट इज़ वेरी हाई, बट इन डेवलप्ड कंट्रीज इट इज़ वेरी लो. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में IMR काफ़ी ज़्यादा होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में IMR काफ़ी कम होता है. दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड विद द लेवल ऑफ लिविंग, जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री में डेवलप्ड कंट्री के कंपैरेटिव इज़ वेरी लो. Fourth feature is high growth rate of population and dependency burden. High growth rate of population in underdeveloped countries is caused by high birth rate. अब ये जो कंट्रीज हैं अंडरडेवलप्ड कंट्रीज, इनमें पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब हर साल पॉपुलेशन में एडिशन हो रही है बहुत ज़्यादा. कारण क्या है? हाई बर्थ रेट. अब बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, इट मीन्स पॉपुलेशन में एडिशन ज़्यादा है. डिपेंडेंसी रेशो अगर हम देखें, जो बच्चे हैं पर्सनस अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे ही जो 60 प्लस लोग हैं वो सब डिपेंडेंट हैं. That proportion is also high in underdeveloped countries. तो जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो कम हैं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 to 60 ईयर्स ऑफ एज वो कम है, और जो 15 से कम या 60 प्लस हैं वो ज़्यादा हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में कंपैरिजन करें, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, this is around 1.3% in underdeveloped countries at the world level. इंडिया में ये 1.5 है, मतलब पॉपुलेशन हर साल कितनी ग्रो कर रही है, 1.5%. और डेवलप्ड कंट्रीज में ये अराउंड 0.6 है. बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इट इज़ 30 to 40 per 1000 पॉपुलेशन. 30-40 बर्थ रेट है, 30-40 बच्चे पैदा होते हैं. इंडिया में 21 है, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये 10 to 13 है, अराउंड हाफ. पर्सन्स बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, 15 साल से कम लोग कितने हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये 40% से भी ज़्यादा है डिपेंडेंट पॉपुलेशन. इंडिया में 30.9% है, और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ देखें तो 23-25% और 20-25% लोग जो डिपेंडेंट हैं, लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज हैं. तो इन कंट्रीज़ में जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, डिपेंडेंसी बर्डन है, वो कम है. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो डिपेंडेंसी बर्डन है वो ज़्यादा है. और अगर आप समझो, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो फैमिली है, फैमिली में कमाने वाले कम हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं in case of underdeveloped countries. Fifth feature is large scale open as well as disguised unemployment. तो इन कंट्रीज में ओपन बेरोजगारी एंड छुपी हुई बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट डिस्गाइज्ड, बहुत ज़्यादा है. इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज
ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो अब रूरल एरियाज में भी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, अर्बन एरियाज में भी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स पीपल वांट टू डू वर्क बट दे डोंट गेट वर्क। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोग काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा। दैट इज नोन एज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में, इन बोथ एरियाज यू कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज़ फाउंड इन रूरल एरियाज। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में होती है। देयर इज ऑल्सो स्ट्रक्चरल एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इन दीज कंट्रीज। इन कंट्रीज में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, जैसे ही कोई शिफ्टिंग है तो अनएम्प्लॉयमेंट फेस होती है। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स लोग पढ़े लिखे हैं बट काम नहीं मिल रहा। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम, नॉट शॉर्ट टर्म। क्रॉनिक प्रॉब्लम मीन्स कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत लॉन्ग टाइम से है और ये ख़त्म ही नहीं हो रही। अगर आप इंडिया में ही भी देखो, सिंस फर्स्ट प्लान, सिंस 1950, 60, 70, 80, 90, कोई भी डिकेड ऐसा नहीं जब गवर्नमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव्स में, पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव ना हो। मीन्स 50 ईयर्स पहले जो हम प्लान बना रहे हैं तो उसमें लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द ऑब्जेक्टिव, और अब जब हम प्लान बना रहे हैं फिर हम लिख रहे हैं रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द ऑब्जेक्टिव। इट मीन्स सेम ऑब्जेक्टिव है। इट मीन्स हम 50 ईयर्स में ये ऑब्जेक्टिव अपना अचीव नहीं कर पाए, मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं कर पाए। इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सालों सालों से हमारे साथ चली आ रही है। इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इज़ क्रॉनिक, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है। डेवलप कंट्रीज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है वो शॉर्ट टर्म नेचर की आती है। कुछ प्रॉब्लम आ गई, कोई रिसेशन आ गया, कोई क्लेमिटी आ गई तो प्रॉब्लम आ गई, वो दूर हो जाती है। बट अपनी कंट्री में ये दूर नहीं होती, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ये दूर नहीं होती। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Disguised unemployment implies that more persons are engaged in a job than actually needed. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी, ये हम किसको बोलते हैं कि किसी काम को करने के लिए सपोज 10 लोग चाहिए, लगे हैं 13, तो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हैं काम को। इफ सम ऑफ दीज पर्सन्स आर विदड्रॉन, अगर हम 3 लोगों को हटा दें फ्रॉम द जॉब, इट विल हैव नो एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन कम नहीं होगा, क्योंकि असल में 10 लोग जितना प्रोडक्शन करते हैं 13 लोग भी उतना ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा 13 लोगों से। इट मीन्स 3 लोग जो हैं वो दिखने में तो काम पे लगे हुए हैं बट उनकी प्रोडक्शन में कोई एडिशन नहीं है। उनकी जो प्रोडक्टिविटी है और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 पीपल इज़ 0। तो अगर हम इन 3 लोगों को हटा भी दें तो काम पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अगर हम किसी भी काम को देखें, उस काम को करने के लिए जितने लोग लगे हुए हैं, अगर हम वही काम कम लोगों में करवा सकते हैं तो जितने लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं दे आर नोन एज डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड पीपल। As per United Nations Organization, in underdeveloped countries, जो underdeveloped countries हैं उनमें open employment है around 10 to 15% ऑफ द पॉपुलेशन। उनकी जो पॉपुलेशन है उनमें से 10 to 15% लोग ओपनली अनएम्प्लॉयड हैं,
मतलब काम करना चाहते हैं बट काम मिल नहीं रहा। और अराउंड 20 to 25% पॉपुलेशन डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, और 20-25% लोग ऐसे हैं जो काम पे लगे हुए हैं बट उनकी जो प्रोडक्टिविटी है एडिशन टू प्रोडक्शन दैट इज़ ज़ीरो। तो ये बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन है। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है डेट इज़ अराउंड 5.6%। अकॉर्डिंग टू टोडारो, इफ़ द अंडरएम्प्लॉयड आर एडेड टू द ओपनली अनएम्प्लॉयड, तो अगर हम ओपनली अनएम्प्लॉयड लोगों में अंडर एम्प्लॉयड लोगों को जोड़ दें, अंडर एम्प्लॉयड मतलब जितना कोई पर्सन काम कर सकता है उसको उतना काम नहीं मिला हुआ, कम मिला हुआ है, तो वो एम्प्लॉयड तो है बट फुली एम्प्लॉयड नहीं है, या उसको पूरा साल काम नहीं मिल रहा, कम डेज काम मिला हुआ है, तो वो एम्प्लॉयड तो है बट वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है। इसको हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड, जो अपनी क्वालिफिकेशन कैपेसिटी के हिसाब से कम काम जिसको मिला हुआ है, दैट इज़ अंडर एम्प्लॉयड लोग। तो अगर हम उनको भी ऐड कर दें इस प्रपोर्शन में, तो टोडारो के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 30% ऑफ द combined urban and rural labor force in the third world nations is unutilized। तो थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के ग्रुप को एक टर्म दी गई है, दैट इज़ द थर्ड वर्ल्ड, तीसरा संसार। मतलब जो कैसी कंट्रीज़ हैं जो अंडर डेवलप हैं उनको थर्ड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। तो टोडारो के अकॉर्डिंग थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं इनमें अराउंड 30%, 1/3 यू कैन से, जो लेबर फोर्स है वो अनयूटिलाइज्ड है, फ्री है, मतलब उनसे काम ही नहीं लिया जा रहा। इट मीन्स हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स है जो कि वेस्ट जा रहा है, जो कि प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा। अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। सिक्स्थ फीचर इज हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, लो पर कैपिटा इनकम एंड ह्यूज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो अब इन कंट्रीज़ में लोगों की पर कैपिटा इनकम कम है और इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, रिच और पुअर का गैप बहुत ज़्यादा है। इस वजह से these low per capita income and high inequalities, these are the principal factors behind absolute and relative poverty। तो इस वजह से जो इन कंट्रीज़ में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन फ्रॉम बेसिक ह्यूमन नीड्स इन टर्म्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो अगर हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम किसको कहते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं कि जब हमारे पास बेसिक ह्यूमन नीड्स, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम बोलते हैं, बेसिक ह्यूमन नीड्स भी हमारे पास ना हों। डेप्रिवेशन एक सिचुएशन है, एक बैड सिचुएशन, और यू कैन से द डैमेजिंग लैक ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स कंसिडर्ड टू बी बेसिक नेसेसिटीज़ इन अ सोसाइटी। तो जो हमारे पास बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनका ना होना, दैट इज़ द लैक ऑफ मटेरियल बेनिफिट्स, दैट इज़ द डेप्रिवेशन। तो बेसिक सहूलतों का ना होना, एंड इट इज़ फाउंड इन डायबॉलिक प्रपोर्शंस। डायबॉलिक मीन्स वेरी बैड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन में ये प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, मतलब ज़्यादा कंट्री को लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं इन मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ द साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंटिनेंट। तो इनमें ये प्रॉब्लम्स हैं। साउथ एशिया जैसे अपनी सारी कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज़ हैं। ऐसे ही लैटिन अमेरिका जैसे ब्राज़ील कंट्रीज़ है, ऐसे ही अफ्रीकन नेशंस जो सारे जैसे हाइती, ये जो इथोपिया है, जितने भी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के, वो सारे इसमें आते हैं।
जो कीनिया है, नाइजीरिया है, नाइजर है, तो ये सारी कंट्रीज़ की में एब्सोल्यूट पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि आपके पास जो भी मिनिमम नेसेसिटीज़ हैं वो नहीं हैं। एंड जो रिलेटिव पॉवर्टी है, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कंपैरेटिव टू अदर नेशंस योर कंट्री इज़ वेरी पुअर। तो दूसरे के कंपैरेटिव जब आपके पास चीज़ें कम हैं, दैट इज़ नोन एज रिलेटिव पॉवर्टी। तो दोनों ही पॉवर्टी इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। अनदर फीचर ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री इज़ द डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इन कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर मेन है। जैसे हम देखें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन केस ऑफ लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर, जितनी भी लेबर फोर्स काम कर रही है किसी भी सेक्टर में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस भी जिसको हम बोलते हैं, तो लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में कितनी है? इट इज़ मोर देन 50%। इंडिया में भी ये 50% के अराउंड है, मतलब एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए हैं। एंड अगर हम डेवलप कंट्रीज़ में देखें, इट इज़ 2 to 7% ओनली। और ये जो 2-3%, 4% लोग हैं, ये 2-3% लोग एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं फूड का, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ का, रॉ मटेरियल का, कि वो अपनी कंट्री में भी सब संभाल लेते हैं डिमांड को और एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। और हम 50% और मोर देन 50% लोगों के लगे होने के बावजूद भी इंपोर्ट करते हैं फूड ग्रेन्स, बेसिक गुड्स। एंड अगर हम नेशनल इनकम में देखें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में देखें, एग्रीकल्चर का शेयर कितना है? इन इंडिया इट इज़ 17%, इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इट इज़ 15 to 25%, और डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखें इट इज़ 1 to 4%। तो अब आप देखो कि इसमें हमने जब हम पढ़ते हैं द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट और कॉजेज़ ऑफ अंडर डेवलपमेंट की फीचर्स, तो हम ये देखते हैं कि जिस कंट्री में पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ज़्यादा हो दैट इज़ अंडर डेवलप, जिस कंट्री में पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में कम हो दैट इज़ डेवलप। जिस कंट्री की नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का प्रपोर्शन ज़्यादा हो दैट इज़ अंडर डेवलप। जिस कंट्री की इनकम में एग्रीकल्चर का प्रपोर्शन कम हो दैट इज़ डेवलप। एग्रीकल्चर इज़ अंडर डेवलप्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ इज़ वेरी बैकवर्ड। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर जो है वो बैकवर्ड है। बिकॉज क्यों बैकवर्ड है? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। प्रोडक्टिविटी लो है, तो टेक्निकल फैक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर में जो मशीनरी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, वो कम यूज़ में आती हैं, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है एग्रीकल्चर में। फार्मिंग लोग सब्सिस्टेंस लेवल के लिए ही करते हैं, जितना उनको अपने लिए ज़रूरी हो। मतलब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ आल्सो वेरी लो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। कमर्शियल आउटलुक इज़ मिसिंग। मतलब कमर्शियल आउटलुक का मतलब है कि एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को पैदा करके जो आपको घर में चाहिए वो रख के बाकी जो बच गया उसको आप मार्केट में सेल करो, इनकम अर्न करो। तो जो हम मार्केट में सेल करते हैं दैट इज़ नोन एज द कमर्शियल आउटलुक ऑफ द एग्रीकल्चर। तो वो चीज़ मिसिंग है या कम है इन केस ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। Eighth feature is capital deficiency and low rate of capital formation। तो इन कंट्रीज़ में कैपिटल भी बहुत कम है बिकॉज ऑफ लो इनकम एंड हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। अब क्योंकि लोगों के पास इनकम कम है, लोग पुअर हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज फेल टू जनरेट एडिक्वेट सेविंग्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगी? जब लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? जब बैंक उनको ज़्यादा लोन्स प्रोवाइड कर पाएंगे। अब बैंक लोन्स कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे ज़्यादा? अगर बैंकों के पास डिपॉजिट्स ज़्यादा होंगे। और डिपॉजिट बैंकों के पास कैसे ज़्यादा होंगे? अगर लोग अपनी सेविंग बैंकों में जमा करवाएंगे। तो लोगों के पास सेविंग कहाँ से आएगी? अगर लोगों के पास इनकम ज़्यादा होगी। अब क्योंकि लोगों के पास इनकम कम है इसलिए लोगों के पास
सेविंग कम है, एडिक्वेट सेविंग नहीं है। अब सेविंग कम होने की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन कम है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इज बोथ ए कॉज एंड इफेक्ट ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो कैपिटल कम है, कैपिटल कम होने की वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम है, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी, नई रिसर्च प्रोडक्शन में कर नहीं पा रहे, और इसी वजह से उनके पास कैपिटल कम है, क्योंकि बढ़िया प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, इनकम अर्न नहीं कर पा रहे। इन इंडिया कैपिटल फॉर्मेशन इज 30%। इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन 30% के अराउंड है, ये काफ़ी अच्छा है। बट कैपिटल आउटपुट रेशो इज़ वेरी हाई। कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब है कि आपको कितना आउटपुट करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। तो अगर आपको ज़्यादा आउटपुट करने के लिए कम कैपिटल चाहिए, इट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। अगर आपको ज़्यादा कैपिटल लगा के भी आउटपुट ज़्यादा नहीं हो रहा, इट मीन्स योर प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, जिसको हम एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, वो कम है। तो इंडिया में जो कैपिटल आउटपुट रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इट मीन्स लो प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। नाइन्थ फीचर इज बैकवर्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल। अभी ऊपर जैसे पॉइंट आया, कैपिटल कम होने की वजह से, कैपिटल कम होने की वजह से ही हम जो रिसर्च है, डेवलपमेंट है, वो नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाते इन कंट्रीज़ में। अंडर डेवलप कंट्रीज़ फेल टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। तो वो जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो उनकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं कर पाते। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिमेन्स वेरी हाई। तो प्रोडक्शन करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो जाती है। नियरली 95% ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च, अब आप इसको देखो कि जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च दुनिया में हो रही है, अराउंड 90%, 95% वो सिर्फ 20 नेशंस में हो रही है। ओनली 20 नेशंस, जो डेवलप नेशंस हैं, जैसे यूएसए है या कनाडा है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इन कंट्रीज़ में होती है रिसर्च। क्योंकि इन कंट्रीज़ में लोगों के पास इनकम है, लोगों के पास सेविंग है, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन है, तो वो नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते हैं। 10th फीचर इज इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ आता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे एनर्जी, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, रोड्स, रेलवेज एक्सेट्रा, कम्युनिकेशन जैसे टेलीफोन, इंटरनेट, ये चीज़ें एक्सेट्रा, एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दो तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल। सोशल में आता है जैसे एजुकेशन, लोगों के पास उनकी अच्छी हेल्थ, हाउसिंग फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। ये सब कुछ आर ऑलमोस्ट एट द बॉटम इन लेस डेवलप कंट्रीज। तो लेस डेवलप कंट्रीज में ये सब कुछ ही बहुत ज़्यादा कम है, लो लेवल पे है। दस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी लो। इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती, बिकॉज ऑफ द infrastructural backwardness in these countries. And low productivity of labor. Productivity of labor depends upon availability of capital, efficient management, health and education of workers, wage rate etc. मतलब एक जो लेबरर है वो कितना बढ़िया काम क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज कर सकता है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके पास क्या अच्छी पूंजी साधन हैं, क्या मैनेजमेंट उससे अच्छा काम करवा सकती है, क्या लेबर की हेल्थ ठीक है, क्या लेबर टेक्निकली स्किल्ड है, एजुकेशन उसके पास है, क्या उसको सही वेज रेट मिल रही है। तो अगर ये सब कुछ हो तो ही प्रोडक्टिविटी लेबर की ज़्यादा होगी। बट इन केस ऑफ अंडर डेवलप कंट्रीज़ लेबर को ये सब कुछ सही नहीं मिलता, जिसकी वजह से अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ये सारे फैक्टर इनएडिक्वेट होने की वजह से लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। तो अगर हम प्रोडक्टिविटी देखें, एग्रीकल्चर में ही अगर देखें, पर वर्कर
कितनी वैल्यू ऐड होती है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, मतलब जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू क्या है, लेबर ने कितनी एडिशन की उसमें, यूएस डॉलर में ये है। तो बांग्लादेश में 743 यूएस डॉलर की वैल्यू ऐड होती है, इंडिया में 1156, चाइना में 1465। नाउ इफ यू कंपेयर दीज कंट्रीज विद डेवलप्ड कंट्रीज, you can see the difference. It is around 50 times more than underdeveloped countries. यूके में 42,000 43,000 के पास है, ऑस्ट्रेलिया में इट इज़ अराउंड 58-59,000 पर वर्कर वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट फीचर इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। According to Mayer and Baldwin, these are two different economists. Gerald M. Mayer was professor of economics at Stanford University, USA, and Richard Baldwin is a professor of international economics at the Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva, Switzerland. तो अगर हम मेयर एंड बाल्डविन के हिसाब से देखें, जनरली द पुअर कंट्रीज पोजेस रिसोर्सेज। पुअर कंट्रीज जो हैं इनके पास रिसोर्सेज तो हैं, बट द रिसोर्सेज आर अनयूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड और मिस यूटिलाइज्ड। अब जो ये कंट्रीज़ हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल आप एशिया में देखो, एशिया में कोल, आयरन, माइका, पेट्रोल, टीन, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बल्क अवेलेबिलिटी है। अफ्रीका में बॉक्साइट, कॉपर, डायमंड, गोल्ड, टिन, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। लैटिन अमेरिका जिसमें ब्राज़ील कंट्री आती है, कॉपर, आयरन, पेट्रोल, जिंक, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। बट इन रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है, इन रिसोर्सेज की जो यूज़ है, इनको काम में लेना, इनको यूज़ करके और प्रोडक्शन करना, utilization is very low. For example, in Africa, only 0.11% of natural resources are utilized. It means you can check more around 100%, 99% resources are unutilized. In South America, 3% resources are utilized. It means 97% resources are unutilized. In Central America, 95% resources are unutilized, only 5% are utilized. Asia में 13% resources are utilized, it means 87% resources are unutilized. तो अब देखो कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने की कितनी ज़्यादा कैपेसिटी है, कितने रिसोर्सेज यहाँ पे हैं, बट बिकॉज ऑफ पूअर टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये यूज़ नहीं कर पा रहे। और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं इनमें 60% रिसोर्सेज ऑलमोस्ट यूज़ हो रहे हैं। देखो इनमें जितने अनयूज्ड हैं उससे कहीं ज़्यादा इनमें यूज्ड हैं, 60% ये यूज़ करते हैं। थर्टीन्थ फीचर, low volume of foreign trade. Basically, underdeveloped countries export primary products. अब जो underdeveloped countries हैं ये एक्सपोर्ट करते हैं, बट किस चीज़ का एक्सपोर्ट करते हैं? एग्रीकल्चर गुड्स का, मिनरल्स का, पेट्रोलियम का, ऑयल का, इन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये रॉ मटेरियल्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अब इनकी प्राइस कम है, इसलिए एक्सपोर्ट करने के बाद इन कंट्रीज़ को ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग नहीं होती। ऑन द अदर साइड इंपोर्ट क्या करते हैं? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्पेशली कंज्यूमर गुड्स। अब फिनिश्ड प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, तो इनका इंपोर्ट बिल इज़ हायर देन द एक्सपोर्ट अर्निंग। बिसाइड्स लो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, दूसरा ये ट्रेड करते ही कम हैं। दीज कंट्रीज
ऑफन सफ़र फ्रॉम ए हाईली अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो इनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा अनफेवरेबल ही रहता है, मतलब एक्सपोर्ट्स लेस देन इम्पोर्ट्स, और यू कैन से वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज लेस देन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स। क्योंकि इसी वजह से फिर क्या होता है कि इम्पोर्ट बिल इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट अर्निंग। And last feature is unfavorable social, political, institutional, and administrative structure. According to Gunnar Myrdal, Gunnar Myrdal was a Swedish economist and sociologist. In 1974, he received the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences with Friedrich Hayek of Austria. According to Myrdal, the economy of underdeveloped countries has become static. तो जो underdeveloped countries हैं उनकी इकोनॉमी स्टैटिक है। स्टैटिक मीन्स नॉट ग्रोइंग टू मच, ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? बिकॉज ऑफ ओल्ड कस्टम्स, पुराने रीति रिवाज, एंड ऑर्थोडॉक्स अप्रोच। ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी चीज़ों को मानना, मत छोड़ना। फॉर एग्जांपल ऑर्थोडॉक्स मीन्स फॉलोइंग द ट्रेडिशनल रूल्स। तो इन थिंकिंग की वजह से ये जो कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप ही रहती हैं, स्टैटिक रहती हैं। दीज कंट्रीज आर पोलिटिकली वीक। तो पोलिटिकली ये वीक हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट। तो इन कंट्रीज़ में पॉलिटिकली गवर्नमेंट डिसीज़न नहीं लेती कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जो लोग हैं वो भी गवर्नमेंट को कोई क्वेश्चन नहीं करते कि आपने डेवलपमेंट की नहीं की, आपका मैनिफेस्टो में डेवलपमेंट एजेंडा है नहीं है। पब्लिक भी इतनी अवेयर नहीं होती इन कंट्रीज़ में, तो गवर्नमेंट भी फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहती, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। मोर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज आर वीक। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज हैं वो वीक हैं, इनएफिशिएंट हैं, क्योंकि फिर जो गवर्नमेंट का पॉलिटिकल विल नहीं होता डेवलप करने का, तो जो उसका जो प्रशासन है वो काम नहीं करता, वो इनएफिशिएंट होता है एंड करप्ट होता है। तो ये सब कुछ होने की वजह से ये दिस इज़ अ हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। तो ये कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती। these were the some features of underdeveloped countries or an underdeveloped economy. So these are some short answer type questions. Define underdevelopment as a relative concept. तो रिलेटिव कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें अंडर डेवलपमेंट क्या है। द वर्ड अंडर डेवलपमेंट इज यूज्ड। अंडर डेवलपमेंट हम वर्ड का कब यूज़ करते हैं? व्हेन वी कंपेयर वन कंट्री विद अदर। जब हम एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तब हम यूज़ करते हैं अंडर डेवलपमेंट वर्ड। दस इट इज़ अ रिलेटिव कंसेप्ट, इसलिए इसको रिलेटिव कंसेप्ट कहते हैं। एब्सोल्यूट होता है जब हम उसी कंट्री में देखते हैं कि उसका लेवल कितना है, इकोनॉमिक लेवल क्या है। रिलेटिव होता है जब दूसरे किसी कंट्री के कंपैरिजन में देखते हैं कि कम है उससे या ज़्यादा है। सेकंड, व्हाट इज़ द ट्रू रिफ्लेक्टर ऑफ जीएनपी पर कैपिटा। तो जीएनपी पर कैपिटा हमें कहाँ से पता चलता है? एस्टिमेशन ऑफ पर कैपिटा जीएनपी ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अगर हम इसको पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें, ऑफ द करेंसीज इज़ द ट्रू रिफ्लेक्टर ऑफ जीएनपी पर कैपिटा। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जैसे $10 यूएसए में, 10 रुपये इंडिया में, तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये देखें कि यूएसए में $10 का जितना सामान आता है, क्या इंडिया में 10 रुपये में उतना सामान आता है? दिस इज़ द परचेजिंग पावर पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है बराबर करना, परचेजिंग पावर देखना करेंसी की।
व्हाट इज़ डिपेंडेंट बर्डन, जैसे हमने डिस्कस किया, डिपेंडेंट बर्डन द रेशियो ऑफ चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज और ओल्ड पीपल अबव 65 ईयर्स ऑफ एज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज़ कॉल्ड डिपेंडेंसी बर्डन। तो जो बच्चे हैं या बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको हम कहते हैं डिपेंडेंसी बर्डन, जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, जो कि नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। डिफाइन फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड एंड थर्ड वर्ड टर्म्स। तो फर्स्ट वर्ड हम किसको कहते हैं? इकोनॉमिस्ट्स ऑफन यूज द टर्म्स फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड एंड थर्ड वर्ड फॉर डेवलप्ड। तो फर्स्ट वर्ड कहते हैं डेवलप कंट्रीज को, सेकंड वर्ड कहते हैं कम्युनिस्ट कंट्रीज को एंड थर्ड वर्ड कहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। तो ये टर्म्स रखी हुई हैं। अंडर डेवलप के लिए थर्ड वर्ड। दिस वाज ऑल अबाउट द main features of an underdeveloped economy. Thanks for watching this video.